हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारा टॉपिक ये रह गया था, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि जब भी आप सेकेंडरी वाइंडिंग की एसी पावर सप्लाई कैलकुलेट करेंगे फॉर टीयूएफ कैलकुलेशन, तो आपको एसी पावर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आरएमएस वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती है। मीन्स वी आर एम एस मल्टीप्लाई बाई आई आर एम एस। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हमने आई आर एम एस की वैल्यू कैलकुलेट करी थी, दैट इज बेसिकली दैट वाज आई एम अपॉन 2। क्लियर? तो हाफ वेव के लिए आर एम एस वैल्यू ये होती है, और अगर फुल वेव की बात की जाए तो वो आर एम एस वैल्यू आई एम अपॉन रूट टू होती है। सॉरी, सेकेंडरी बाइंडिंग के लिए जो हम यहाँ पे ये सेकेंडरी वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि ये जो आपकी एसी वोल्टेज है, वोल्टेज जो है वो आपकी क्या है, प्योर साइनसोइडल है, मतलब वो फुल साइनसोइडल है, फुल साइन वेव है। तो जब आप वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगी आपकी वी एम अपॉन रूट टू। क्लियर? और जो करंट है आपका वो हाफ साइनसोइडल है। तो यहाँ पे ये मेंशन किया गया है, सेकेंडरी वोल्टेज इज प्योरली साइनसोइडल, so its RMS value is 1 upon root 2 times maximum value. So this is Vm upon root 2. The current is half sinusoidal, so its RMS value is 1 by 2 of maximum, that is Im upon 2. क्लियर? तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो एसी पावर रेटिंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, एंड दैट इज इक्वल टू वी एम इंटू आई एम डिवाइड बाई टू रूट टू। ओके, नाउ अब डीसी पावर डिलीवर टू दी लोड, मतलब कि लोड पे क्या डीसी पावर डिलीवर हुई, तो बेसिकली वो क्या होगा, आईडीसी करंट यानी एवरेज करंट स्क्वायर इनटू आरएल। तो आईडीसी की वैल्यू क्या होती है, आई एम अपॉन पाई। तो यहाँ पे लिख देंगे हम आई एम अपॉन पाई स्क्वायर इनटू आरएल, और इन दोनों ही वैल्यूज को, एक इस वैल्यू को और एक इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। क्लियर? सो ये क्या हो जाएगा, आई एम अपॉन पाई स्क्वायर इंटू आर एल डिवाइड बाय वी एम आई एम अपॉन टू रूट टू। तो जस्ट आपको इसको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा आपका आई एम स्क्वायर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर इंटू आर एल। टू रूट टू आपका ऊपर चला जाएगा, आई एम स्क्वायर से आई एम स्क्वायर कट जाएगा, आर एल से आर एल कट जाएगा, टू रूट टू डिवाइड बाई पाई स्क्वायर। ओके, सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, आपको आंसर आएगा टी यू एफ इक्वल टू 0.287। अगेन यहाँ पर सर्किट के डायोड रेजिस्टेंस और सोर्स रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं किया गया है, डायरेक्ट सिंपली हमने आरएल के टर्म्स में वैल्यूज को कैलकुलेट किया ताकि हमारी कैलकुलेशन सिंपल रहे। ओके, so the low value of TUF shows that the transformer is not utilized in the case of half rectifier properly. तो TUF की लो वैल्यू ये शो करती है कि हमने ट्रांसफार्मर को अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं किया, क्योंकि इसकी वैल्यू 0.287 आ रही है। तो इन सारे पॉइंट से आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि लाइक इसकी एफिशिएंसी 40% के आसपास है, रिपल फैक्टर इसका बहुत ज़्यादा है, दैट इज 1.21। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर जो है वो 0.287 है। तो इसकी वजह से आप ये समझ सकते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर जो एक सर्किट है रेक्टिफिकेशन के लिए, वो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके पैरामीटर्स की वैल्यू ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही है। और वो हमें उसकी वेव फॉर्म से भी दिखाई दे रहा है कि वो एक बार में या तो पॉजिटिव हाफ को रेक्टिफाई करेगा या फिर नेगेटिव हाफ को रेक्टिफाई करेगा। ओके, सो आई होप ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आप ये सारी डेरिवेशन फॉर्मूला ये याद कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिए। मैंने यहाँ प्रॉपर तरीके से आपको समझा दिया है, ये सफिशिएंट है आपके लिए। क्लियर? चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब वहां पर हम इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, जिससे कि हमें समझ में आ जाए कि इन एक्चुअल आउटपुट वैल्यूज कैसे निकलती हैं, या फिर क्या उनकी रीडिंग्स आती हैं। ओके, सो न्यूमेरिकल कहता है कि एक हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है, and it is supplied from a 230 volt and 50 hertz supply with a step down ratio of 3 raised to 1 to a resistive load of 10 kilo ohm. The diode forward resistance is 75 ohm. Transformer secondary resistance is 10 ohm. You have to calculate maximum, average, RMS values of current,
डीसी आउटपुट वोल्टेज, इफिशियंसी ऑफ रेक्टिफिकेशन एंड रिपल फैक्टर। तो देखिए बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं, बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, एक एक करके एनालाइज करते हैं ताकि आपको हाफ वेव रेक्टिफायर की पूरी वर्किंग अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे सर्किट बनाया गया है। सर्किट क्या कहता है कि एक इनपुट सप्लाई आ रही है जो कि 230 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई है, समझ में आता है। एक ट्रांसफार्मर यूज किया गया है स्टेप डाउन। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ये फिगर गलत बनाया है, गलत इन द सेंस यहाँ पे मैंने टर्न्स ज़्यादा दे दिए हैं, तो ये टर्न्स यहाँ पे इतने नहीं होंगे। ओके, तो प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। क्यों? क्योंकि उनके बीच में रेशियो दिया गया है 3:1। N1 की वैल्यू 3 है, तो N2 की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू 1 है, तो 3:1 का रेशियो है N1 और N2 के बीच में। तो आप इसको सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं कि N1 डिवाइड बाय N2 इक्वल टू 3:1। क्लियर? आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि ये जो सेकेंडरी रेजिस्टेंस है, मतलब ट्रांसफार्मर है सेकेंडरी वाइंडिंग, उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। ये जो डायोड है उसका रेजिस्टेंस 75 ओम है। तो आप देखिए यहाँ पे जो लोड रेजिस्टेंस है वो कितना दिया है, 10 किलो ओम, और जो आपका RF और RS गिवन है उनकी वैल्यूज है 75 ओम एंड 10 ओम। तो देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस ओम में है, ये रेजिस्टर आपका किलो ओम में है। तो जो मैं इससे पहले आपको सारी एनालिसिस समझा रहा था उसमें यही मैं कह रहा था कि RL की जो वैल्यू है वो RS और RF के टर्म्स में बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम RF और RS को निगलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, अब वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप मैक्सिमम वैल्यू बताइए करंट की, आप एवरेज वैल्यू बताइए करंट की, आप RMS वैल्यू बताइए करंट की। तो सबके फॉर्मूले हमें पता है, एक एक करके हम सब कुछ कैलकुलेट कर लेंगे। वो हमसे पूछ रहे हैं डीसी आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करिए, इफिशियंसी निकालिए रेक्टिफायर की, और रिपल फैक्टर डिफाइन करिए। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए, जो भी मैंने आपको समझाया उसे नोट डाउन कर लीजिए, फिगर बना लीजिए, और अब हम आगे बढ़ते हैं और हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सो RF is 75 ohm, RL is 10 किलो ओम, RS is 10 ohm। ये आप सबसे पहले लिख लेंगे। इनपुट पे जो वैल्यू मिल रही है आपको वो 230 वोल्ट है, डेफिनेटली RMS वैल्यू होगी, AC वोल्टेज आ रही है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपकी जो वाइंडिंग्स थी और यहाँ पे जो वाइंडिंग है, N1 और N2 का ये रेशियो है, V1 और V2 वोल्टेज। तो आपको ये V2 वोल्टेज फाइंड आउट करनी पड़ेगी सबसे पहले, ताकि आप आगे का काम कर पाए। क्लियर? तो देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको। N1 अपॉन N2 इक्वल टू 3:1, 3:1। सो N1 और N2 में क्या रिलेशन आ गया, N1 इक्वल टू 3N2। क्लियर? इनके वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स में क्या रिलेशन होता है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी किससे मल्टीप्लाई होगा, वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी से, और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी किससे मल्टीप्लाई होगा, वोल्टेज ऑफ प्राइमरी से। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे N2 सेकेंडरी के टर्न्स हैं, VPM का मतलब है प्राइमरी वोल्टेज, N1 प्राइमरी के टर्न्स हैं, और SM का मतलब है सेकेंडरी वोल्टेज। तो प्राइमरी के टर्न किससे मल्टीप्लाई होंगे, सेकेंडरी की वोल्टेज से, और सेकेंडरी के टर्न किससे मल्टीप्लाई होंगे, प्राइमरी की वोल्टेज से। क्लियर? सिंपल, आप यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए। सो N2 VPM इक्वल टू 3N2 VS। प्राइमरी का वोल्टेज आपको मालूम है, आप सबसे पहले N2 और N1 के बीच में रिलेशन देख लीजिए। तो N1 इक्वल टू 3N2 है, तो आपने यहाँ पे क्या रख दिया, N1 इक्वल टू 3N2, इस फॉर्मूले से। सो N1 इक्वल टू 3N2 रख के क्या हो जाएगा, VPM प्राइमरी वोल्टेज इज इक्वल टू 3 इंटू सेकेंडरी वोल्टेज, मतलब जो आपकी प्राइमरी वोल्टेज है वो 3 टाइम्स ग्रेटर है सेकेंडरी वोल्टेज के। तो सेकेंडरी वोल्टेज का फॉर्मूला हो जाएगा VS इक्वल टू VP अपॉन 3। क्लियर? अब आप सेकेंडरी वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेकेंडरी वोल्टेज क्या आएगी आपकी, 230 वोल्ट डिवाइड बाय 3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी,
76.66 वोल्ट। तो ये आ गई आपकी आरएमएस वैल्यू सेकेंडरी वाइंडिंग मतलब सेकेंडरी टर्न की। यहाँ की क्या वोल्टेज आई 76.66 वोल्ट। और ये कैसी वैल्यू है आरएमएस, क्योंकि ये एसी वोल्टेज है। क्लियर। तो एक बैरियर हमने क्रॉस कर लिया। अब हम आगे की वैल्यूज यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, तो सेकेंडरी वोल्टेज आरएमएस मुझे पता चल गई। अब मैं मैक्सिमम वोल्टेज निकाल सकता हूँ। मैक्सिमम वोल्टेज के बाद फिर मैक्सिमम करंट निकाल लूंगा। मैक्सिमम करंट से मैं फिर एवरेज करंट निकाल लूंगा। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो हमें मालूम है कि अगर मुझे वी मैक्सिमम निकालना है, और यू कैन से वी मैक्सिमम और वी आर एम एस के बीच में अगर रिलेशन मुझे चाहिए तो वो होता है वी आर एम एस इक्वल टू वी मैक्सिमम अपॉन √2। क्लियर। सो वी आर एम एस मैंने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 76.66। उसको मैं √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मैक्सिमम वोल्टेज मिल जाएगी। तो मैक्सिमम वोल्टेज अगर मुझे सीनियर सेकेंडरी की निकालनी है तो दैट इज इक्वल टू √2 वी आर एम एस। वी आर एम एस की वैल्यू है 76.66, उसको √2 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज इक्वल टू 108.423 वोल्ट। क्लियर। अब जब वी एम आपने कैलकुलेट कर लिया, उसको आप रेसिस्टेंस से डिवाइड करिए, टोटल रेसिस्टेंस से, आपको क्या मिल जाएगा आई एम। तो वी एम आपका 108.42 है, डिवाइड बाय टोटल रेसिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आप उसको कंसिडर करेंगे, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा वैल्यू पे, बट यहाँ पे आप समझ सकते हैं उस चीज़ को। सो आर एस प्लस आर एफ प्लस आर एल, so it is 10 plus 75 plus 10 into 10 to the power 3. So 10 into 10 to the power 3 is much greater than 85. 10 plus 75. Clear? बट थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा वैल्यू में, आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा 10.75 मिली एम्पियर। तो ये आपकी कौन सी वैल्यू आई, मैक्सिमम वैल्यू। ओके। सो मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू निकाल लिया आपने, मैक्सिमम करंट की वैल्यू निकाल लिया आपने। अब मुझे डीसी वैल्यू निकालनी है। डीसी वैल्यू मींस एवरेज वैल्यू, और यू कैन से डायरेक्ट करंट वैल्यू। सो हमने डेरिवेशन जब किया था तो हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी आईडीसी की, और आईडीसी किसके बराबर था, आई एम अपॉन पाई के। तो ये फॉर्मूले आपको ये सारे याद होने चाहिए, ये न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकते हैं आपके। तो आपको अगर फॉर्मूले याद है तो आप जल्दी से फटाफट सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लें। तो देखिए आई डी सी इक्वल टू आई एम अपॉन पाई। आई एम की वैल्यू आपने निकाली 10.75 मिली एम्पियर, डिवाइड बाई पाई, आंसर आ गया 3.42 मिली एम्पियर। क्लियर। नाउ अब अगर मैं हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर की शॉर्ट फॉर्म एच डब्ल्यू आर होती है, और फुल वेव रेक्टिफायर की शॉर्ट फॉर्म एफ डब्ल्यू आर होती है। तो अगर मैं हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आरएमएस वैल्यू की बात करूं तो वो होती है आई एम अपॉन 2, क्योंकि मैंने अभी ड्राइव किया है इंस्टॉलेशन। So for half wave rectifier IM upon 2, IM is 10.75 milliampere, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 5.375 milliampere। क्लियर। ओके। नाउ अब मुझे निकालनी है डीसी पावर। तो डीसी पावर निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, डीसी वोल्टेज। तो देखिए मैंने मैक्सिमम वैल्यू करंट की फाइंड आउट कर ली, दैट इज आई एम। आई एवरेज वैल्यू आई डीसी मैंने कैलकुलेट कर लिया, दिस इज आई एम। एवरेज वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, दैट इज आई डी सी। आरएमएस वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, दैट इज आई आर एम एस। अब मुझे डीसी वोल्टेज निकालनी है, और उसके बाद फिर मुझे एफिशिएंसी जब कैलकुलेट करनी होगी तो उसके लिए मुझे पावर चाहिए। तो देखिए बीडीसी क्या होगा, आईडीसी इंटू आर एल। आर एल ऑलरेडी गिवन है 10 किलो ओम, आईडीसी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 3.42 इंटू 10⁻³ जब आप इसे सॉल्व करेंगे आंसर क्या आएगा 34.22 वोल्ट। क्लियर। नाउ अगर आपको डीसी पावर कैलकुलेट करनी है, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीसी वोल्टेज एंड डीसी करंट। तो वीडीसी अभी आपने कैलकुलेट किया, आईडीसी आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 34.22 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 3.42 इंटू 10⁻³ आपका आंसर आएगा 0.1171 वॉट। बहुत सिंपल है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, पता होना चाहिए कौन सा करंट क्या रिप्रेजेंट करता है, कैसे कैलकुलेट करना है।
ठीक है। एसी पावर, सो एसी पावर क्या होगी? अब देखिए एक चीज यहां देखिए, डीसी पावर का मतलब क्या है? डीसी पावर का मतलब है कि लोड के अक्रॉस आप, सॉरी, लोड के अक्रॉस, आरएल के अक्रॉस क्या करंट है। तो इसलिए ये सिंपल क्या होगा, आई डी सी स्क्वायर इंटू आर एल। ओके। एसी पावर क्या होगी, इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस। सो सोर्स, सेकेंडरी वाइंडिंग, डायोड, लोड। सो आर एस, आर एफ और आर एल, आर एस प्लस आर एफ प्लस आर एल के अक्रॉस जो आई आर एम एस करंट पीछे से आ रहा है, दैट विल रिप्रेजेंट योर एसी पावर। सो पावर एसी इज आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर एस प्लस आर एफ प्लस आर एल। आई आर एम एस की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी, दैट इज 5.37 10 पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू आप रखेंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है, 0.2913 वॉट। कैलकुलेट करिएगा जरूर, आंसर चेक करिएगा कि वो आया है नहीं आया। आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे अच्छी तरीके से, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए, अब उसने नेक्स्ट क्या पूछा है आपसे, इफिशियंसी कैलकुलेट करनी। तो इफिशियंसी इज बेसिकली द रेशियो ऑफ डीसी पावर टू एसी पावर। डीसी पावर कितनी है हमारी, 0.1171, और एसी पावर कितनी है, 0.2913 इंटू 100। आंसर क्या है, 40.19%। तो देखिए जब हमने हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी का डेरिवेशन सॉल्व किया था, तो वो अराउंड कितनी आ रहा था, वो अराउंड आ रहा था 40.6%। यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर की जो इफिशियंसी है वो 40% के आसपास ही है। तो ये न्यूमेरिकली भी आपका प्रूफ हो गया। ओके, देन रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर जो हमने सॉल्व किया था उसमें सारे के सारे टर्म्स कांस्टेंट थे आपके। एक बार मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊं तो देखिए, ये फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर रिपल फैक्टर का एक्सप्रेशन क्या आया था लास्ट में, अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस 1। कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं है यहाँ पे जो वेरी हो रहा हो, तो पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, तो रिपल फैक्टर जो है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि रिपल फैक्टर फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर इज 1.21। इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का टॉपिक आज फिनिश हो गया है। हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या क्या पढ़ा, एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने ये समझा कि हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट बनता कैसे है। आप जब उसमें एसी साइनसोइडल वेव अप्लाई करते हैं, मींस एसी इनपुट जब अप्लाई करते हैं, तो डायोड की पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ मिलता है। ओके, इस वजह से उसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोला जाता है। क्लियर। देन हमने कुछ पैरामीटर्स कैलकुलेट करे फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, लाइक ये वेवफॉर्म्स आपने देखी। क्लियर। फिर हमने एवरेज करंट, एवरेज वोल्टेज दैट इज इक्वल टू आई एम अपॉन पाई, वोल्टेज था आपका वी एम अपॉन पाई। देन हमने आई आर एम एस वैल्यू फॉर हाफ एफ रेक्टिफायर जो आपकी आई एम अपॉन टू आई थी, वो आई वी आर एम एस वी एम अपॉन रूट टू। देन हमने डीसी पावर कैलकुलेट करी, एसी पावर कैलकुलेट की, रेक्टिफायर की इफिशियंसी कैलकुलेट करी, दैट वाज 40.6%, जिसमें हमने कहा कि इसकी इफिशियंसी बहुत कम है, मींस बहुत ज़्यादा रिपल्स हमें आउटपुट पे मिल रहे हैं, यानी एसी कंपोनेंट काफ़ी ज़्यादा है। देन हमने रिपल फैक्टर डिफाइन किया, इसकी वैल्यू 1.21 आई। क्लियर। पीक इनवर्स, सॉरी, पीक इनवर्स वोल्टेज, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, और उसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया जिसमें हमने सारे पैरामीटर्स की वैल्यूज को कैलकुलेट किया। तो आई होप हाफ वेव रेक्टिफायर में आपको कोई डाउट अब नहीं होगा। अगर आपका कोई डाउट है हाफ वेव रेक्टिफायर में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज फुल वेव रेक्टिफायर। तो डेफिनेटली कुछ डिसएडवांटेज थे हाफ वेव रेक्टिफायर के, जनरली इसको यूज़ नहीं किया जाता है रेक्टिफिकेशन पर्पज़ में, क्योंकि वहाँ पर आपको हाफ सेकंड मिलती ही नहीं है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं, जैसे मैं पहले भी समझा चुका हूँ आपको, सेंटर टेप एंड ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। तो यही सारी चीज़ें हम सारे पैरामीटर्स उनके लिए भी फाइंड आउट करेंगे, उनकी वर्किंग को समझेंगे, विद द हेल्प ऑफ वेव फॉर्म्स देखेंगे कैसे हमें एक
साइनसॉइडल सिग्नल के लिए पॉजिटिव साइड में या तो आपको पॉजिटिव हाफ में ही सारे सिग्नल्स मिलेंगे या फिर आपको नेगेटिव हाफ में सारे सिग्नल्स मिलेंगे। तो ये सारी वर्किंग हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।